हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की एसएसटी की न्यू बुक का पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 जो आपका है एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 6 से लेकर के 10th सेंचुरी तक का पार्ट। इसका आज हम लोग करेंगे आपका पार्ट नंबर 3, जहाँ पे हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस की वीडियोस में हम लोग आपका पेज नंबर 29 तक, ऑलमोस्ट 26 तक हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आज वाली वीडियो में हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेड कॉमर्स वाला टॉपिक लास्ट पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका सोशल लाइफ वाले पार्ट से हम लोग दोबारा से इस चैप्टर को आगे शुरू करेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 रहे हैं, अगर वो ना देखे हो तो पहले एक बार जाके हम आप लोग वो वाली वीडियोस को चेकआउट कर लेना। उसके बाद आप लोग पार्ट नंबर 3 पे आ जाना। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर थोड़ी बहुत आवाज स्लो आ रही हो तो प्लीज वॉल्यूम थोड़ी सी तेज कर लेना, बिकॉज़ कल होली थी तो गला काफ़ी बैठा हुआ है। तो मतलब ठीक है, मतलब बाकी बस सब सब कुछ ठीक है, बट हल्की-सी आवाज़ कम लग सकती है। बाकी सब कुछ बढ़िया। चलिए शुरू करें अपनी इस वीडियो की चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले हम लोगों को बच्चों यहाँ पे पढ़ना है सोशल लाइफ कि आखिर अब हमने जैसे बात करी थी कि आखिर इकोनॉमिकली क्या चल रहा था। इससे पहले बिकॉज़ हम लोग राजा-महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे थे, कौन सी डायनेस्टी में क्या हो रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, क्या चीज़ हो रही है। बट ज़रा हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आखिर सोशल लाइफ नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में भी क्या चीज़ चल रही थी। उसके लिए देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को पता है, इंडिया में जाति का सिस्टम बहुत ज़्यादा ये पुराना चलता आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इस टाइम पर ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी, बिकॉज़ जाति वगैरह आप लोगों ने प्रीवियस जो पार्ट 1 वाली बुक थी उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जाति आ चुकी थी। वरना सिस्टम जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्र होते हैं, एंड देन लास्ट में आपके अनटचेबल्स आते हैं, जो छुआ-छूत कोई छूने से भी हम इम्प्योर हो जाएँगे, ऐसे वाला जो पर्सपेक्टिव रखा जाता था। तो वो पहले का था। अब कहते हैं कि इस वरना में, इस जाति सिस्टम में सब जाति सिस्टम आ रहा था, धीरे-धीरे करके और ज़्यादा ही स्प्रेड हो रहा था। ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, बल्कि और स्प्रेड हो रहा है। अच्छा, कहते हैं ये इतना कॉम्प्लेक्स हुआ करता था कि उसको हम एक सिंपल डिस्क्रिप्शन उसका हम जैसे कर ही नहीं सकते। मैंने बोला कि आप लोगों ने पार्ट 1 में जो आपका चैप्टर नंबर 4 था न्यू बिगिनिंग्स वाला, वहाँ पे हम लोगों ने जातीज़ के बारे में पढ़ा था। कहते हैं इस पीरियड में क्या हो रहा है भैया, अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। जिसमें अलग-अलग जातियाँ निकल कर आ रही हैं, अलग-अलग रीजन निकल कर, रीजन से मतलब अलग-अलग रीजन में अलग-अलग काम लोग कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन लोग कर रहे हैं, तो उस ऑक्यूपेशन से अलग-अलग सब जातियाँ जो है वो निकल-निकल कर आ रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, फॉर सपोज जैसे यहाँ पर है ब्राह्मण्स है। अब देखो, या मान लो मैं कहूँ क्षत्रियाज़ है, मैं कहूँ वैश्याज़ है। बात जैसे फॉर सपोज मतलब लाइक आई एम बनिया, ठीक है? तो मैं अग्रवाल हूँ, बनिया हूँ। अब यहाँ पे आप इसको समझो कि ऐसा नहीं कि बनिया भी एक ही प्रकार के बनिया होते हैं। आप कभी हमारे घर में बात करोगी, आप कभी देखोगे बनियाओं को, तो दे आर लाइक भाई ऊँचा बनिया, छोटा बनिया, नीचा बनिया एंड पारासिंगा, पता नहीं क्या-क्या ये लोग बोलते हैं। तो इस आप सोचो कि जनरल की भी इतनी कैटेगरीज़ है, ठीक है? उस कैटेगरी में बनिया एक कैटेगरी आती है। उस बनिया कैटेगरी में इतने प्रकार के बनिया होते हैं, इट्स लाइक समवन कॉल्ड चौसेनी, आई थिंक कुछ बारहसिंगा, कुछ सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें होती हैं एंड फुग अलग-अलग है बेसिकली। तो देयर लाइक उस बनिया में भी इतनी कैटेगरीज़ हैं। अब उस कैटेगरी में भी कुछ होता है, तो दैट इज़ सो कॉम्प्लेक्स थिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज़, तो वही यहाँ पर कही जा रहा है। अच्छा, कहते हैं इससे क्या हो रहा है भैया, बहुत अलग-अलग प्रकार की कम्युनिटीज़ बन जाती हैं जिसमें लोग मैरी करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, बनिया की शादी वाली बात है कि बनिया की शादी बनिया से, ठाकुर की शादी ठाकुर से, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से तो वो क्या है कि वो चलता आ रहा है। अब उसमें भी आपकी ही अब अगर फॉर सपोज़ कोई बनिया है, अगर वो गर्ग वगैरह है, अग्रवाल वगैरह, तो भाई वो जो नीचे बनिया है फॉर सपोज़ उनका भी रिश्ता नहीं आएगा, उनसे भी शादी नहीं होगी। इट शुड बी द लेवल ऑफ बनिया कि भाई अग्रवाल है तो कोयल से हो या गर्ग से हो, ये वाली चीज़ रहती है। तो ये थोड़ा मतलब डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है बेसिकली, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं विश्वास करती हूँ इन सब चीज़ों में कि अंजू अग्रवाल, गर्ग, गोयल ठीक है? दैट इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दैट्स पर्सनल लाइफ। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपने खुद के एग्जांपल्स है, बिकॉज़ मुझे अपनी ही कास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता है एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट। ठीक है। कहते हैं सम लोकल ट्राइबल जो बॉर्डर पॉपुलेशंस है, फॉरेन माइग्रेंट्स है, ऑक्यूपेशनल रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये सब वर्ण जाति सिस्टम में आ गए थे। यानी कि ये सब लोग क्या है भैया, इस वर्ण जाति के सिस्टम में आ चुके हैं। लेकिन जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो आउटसाइडर्स हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पर दलित्स हैं, अनटचेबल्स हैं, ये इससे अलग रहे। फॉर सपोज़ जो वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो इससे अलग रहे। तो कुछ जो फॉरेनर्स हैं वो इससे अलग रहे। तो वही वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सब तो इसमें जो है इंक्लूड हो गए थे, बस कुछ ही जो लोग हैं वो एज़ आउटसाइडर्स
एज़ फॉरेनर्स रह गए। कहते हैं बहुत सा डाटा जो हमारे पास जातियों के बारे में आता है, वो हमें टेक्स्ट से मिलता है, ना कि और बहुत थोड़ा-सा है जो कि इंस्क्रिप्शन से हमको देखने को मिलता है। बट कहते हैं ओवरऑल देयर आर मैनी गैप्स, बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे सवालों ऐसे सवाल हैं जिसका कोई जवाब ही हमारे पास नहीं है, ना ही उस समय पे लोगों पे के पास उसका जवाब हुआ करता था। मोरओवर कहते हैं कि सिस्टम जो है भैया काफ़ी वैरी करता है रीजन टू रीजन, वरना इन जाति कई जगहों पे आप देखोगे बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, रिजिड नहीं थी। फॉर एग्जांपल आप आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है बल्कि, कहते हैं कि हमें कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि पालास और जो ककाटियास वगैरह हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं और हम आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में, ये पहले शूद्रास हुआ करते थे। शूद्रास का काम क्या होता है आपको पता है, ब्राह्मण से तो पूजा-पाठ कराने का काम है, क्षत्रिय है तो वो देश की सेवा रक्षा करने का काम है, वैश्य है तो बिज़नेस का काम है, एंड शूद्र है तो वो इन तीनों को सर्व करने का काम जो है ये करते थे। पीज़ेंट्स, फार्मर्स वगैरह वो लोग। अब इसके बाद जो आएँगे वो अनटचेबल्स हुआ करते थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनिशियली जो हमारे ककाटियाज़ और पालाज़ वगैरह हैं, ये ना शूद्र हुआ करते थे। बट बाद में कहते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। यज्ञ अगर हो गया है आपने वो आपको याद है नंदा एम्पायर, अशोका के बाद जो आए थे महापद्मा नंदा, नंदा एम्पायर लास्ट बुक में हम लोगों ने पढ़ा था वो। कहते हैं नंदाज़ भी वैसे तो आपको पता है महापद्मा नंदा वगैरह जो थे, ये पहले शूद्र हुआ करते थे। बट उस टाइम पे एक यज्ञ हुआ करता था, वो यज्ञ कर अगर आपने परफॉर्म करा लिया है, तो उसके बाद आप जो है आपका कन्वर्जन हो जाएगा। आप शूद्र से क्षत्रिय, आप वैश्य, आप ये चीज़ में ट्रांसफॉर्म खुद को कर सकते हो। तो बेसिकली वो जो है चीज़ यहाँ पर हुआ करती थी। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले ये शूद्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे करके इन्होंने खुद का स्टेटस बढ़ाया, ऑक्यूपेशन बढ़ाया, यज्ञ करवाया, कुछ चीज़ें करी एंड उसके बाद जो ये लोग क्षत्रियास बन गए, तभी ये देश को रूल कर पाए उसके बाद। अच्छा, कहते हैं इसी टाइम पे कुछ ऐसे टर्म्स हुआ करती थी जिसका नाम है अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब है जिसको तुम छू नहीं सकते हो, अस्पृश्य तुम उसको टच नहीं कर सकते हो। कहते हैं इसके बारे में भी हमें कुछ टेक्स्ट में पता चलता है। ज़ाहिर-सी बात है अस्पृश्य छू नहीं सकते, तो अनटचेबल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं बिकॉज़ ये सबको सोशल लाइफ चल रही है, क्लास चल रही है पूरी। तो कहते हैं जिससे हमको पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है वो चीज़, भेदभाव दिखाता है जो उस समय पे कुछ कम्युनिटीज़ के साथ हुआ करता था। उनको इम्प्योर कहकर कि भैया वो अछूत है, वो अशुद्ध है बेसिकली। एंड ये जो बात है ये और सोर्सेस ने भी कंफर्म करा। आपको याद हो जो होगा जब श्वेनज़ांग आए थे, तो उन्होंने भी अपने उसमें बात करी थी अनटचेबल्स की। उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हुआ करती थी। कहते हैं बचर्स, फिशर्स, डांसर्स, एग्जीक्यूशनर्स, स्कैवेंजर्स जो सफाई भी करते हैं इवन, ये सब जो है ना इनके जो घर हुआ करते थे वो सिटी से बाहर हुआ करते थे। कहते हैं हैव देयर अबोर्ड्स, अबोर्ड्स का मतलब होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये मेन शहर है, यहाँ पे सब रह रहे हैं, तो जो छुआ-छूत वाले हैं, जो अनटचेबल्स हैं वो शहर के बाहर रहेंगे, वो यहाँ पर मेन शहर में नहीं रहेंगे। जो इनके बेसिकली जो इनके घर हुआ करते थे, वो छोटी-छोटी वॉल्स हुआ करती थी, उसमें सबर्ब्स लगे हुआ करते थे। तो वो जो ये चीज़ यहाँ पर बता रखी। किस तरीके से ये जो ये अनटचेबल्स हुआ करते थे, ये मेन सोसाइटी से अलग हुआ करते थे। डिस्पाइट इन सब डिविजन्स के बाद भी हमने अभी 4-5 डिविजन्स की बात करी, उसमें भी अलग-अलग सब कास्ट वगैरह हैं। कहते हैं इन सब डिविजन्स के बाद भी बहुत सारे जो वर्नाज़ हैं, जाति वगैरह हुआ करते थे, वो कोऑपरेटिवली फंक्शन करते थे। कैसे करते थे? वो कोऑपरेटिव यानी कि मिल-जुल कर एक साथ जो है काम करा करते थे। बेसिकली एक का काम दूसरे काम पे डिपेंड हुआ करता था। फॉर सपोज अगर शूद्र इन तीनों को सर्व ना करे, अगर पीजेंट बेसिकली जो फार्मर है वो अगर इन तीनों को ब्राह्मण्स को, वैश्यास को, शूद्र को सॉरी क्षत्रिय को इनको कुछ खाने को ना दे तो क्या ये जी पाएँगे? नहीं। तो डिपेंड है ना वो उस पे। अगर जो मर्चेंट्स हैं बेसिकली जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो वैश्य हैं, अगर वो कमा के ना लाएँ, उनके पास बहुत सारा पैसा ना हो, तो क्या हमारी इकोनॉमी बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। अगर क्षत्रिय है वो राज नहीं करते, तो इन सब पे राज कौन करता? अगर ब्राह्मण है वो यज्ञ नहीं करते, तो इन सबको भगवान से कौन मिलाता? तो बेसिकली क्या है, ये सब आपस में इंटरैक्ट होकर सब आपस में काफ़ी डिपेंडेंट हुआ करते थे, खासकर इकोनॉमिक लेवल पे। अच्छा, अब देखो आगे हम पढ़ेंगे वैसे अभी भक्ति मूवमेंट वगैरह के बारे में, तो ज़रा हम आगे चैप्टर को पढ़ लेते हैं अब। यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा खास, कहते हैं किस तरीके से ग्रुप जो है अपनी जाति को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो जो अभी हमने ऊपर उसका ज़िक्र भी किया था। कयस्थास कहते हैं, जो कयस्थास हुआ करते थे, वो भी पहले स्क्राइब हुआ करते थे। स्क्राइब कौन होते हैं? जो कि लिखते हैं बेसिकली। किसी भी शॉप के बाहर बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, तो उनका लिखने का काम है, कॉपी करने का काम है उनका। आज के टाइम पे तो आपको पता है भैया फ़ोटो स्टेट वगैरह हुआ करती है ना? आपने कोई पेपर है, आपने उसको फ़ोटोकॉपी करा लिया एंड उसका सेम प्रिंट निकल के आ गया। उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी एक मैन्युस्क्रिप्ट्स की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो ये नहीं कि भैया मैंने उसको छाप दिया प्रिंटिंग मशीन के ऊपर रखी हुई, उस टाइम पे कहाँ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सब चीज़ें हुआ करती थी। उस टाइम पे क्या आप उसको लिखने के लिए कोई चाहिए आपको जो सेम के सेम मैन्युस्क्रिप्ट में से दूसरी एक मैन्युस्क्रिप्ट डुप्लीकेट बना दे। तो वो जो लिखने वाले हुआ करते थे, उन्हें हम कहते थे स्क्राइब।
वो कहते हैं भई ये भी पहले डिफरेंट वर्ण से हुआ करते थे। 10th सेंचुरी में ये जाति बन गए थे बहुत अलग। ब बंगाल के अलग-अलग पार्ट्स में यहाँ पर कहते हैं इस अलग-अलग बहुत सारे नाम थे इनके घोषा, वासु, दत्ता एंड बाद में इन सबको कयस्थास बोल दिया गया था। ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण फैमिलीज़ का ये फ्यूजन यहाँ पे दिखाते हैं और धीरे-धीरे करके जो शादी होती है वो इनकी अपने ही ग्रुप्स के अंदर होती है। मतलब नॉट वेरी इंपोर्टेंट जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन। बातचीत है बस। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर एज़ रिगार्ड्स पोज़ीशन ऑफ वुमेन अब ज़रा देखते हैं एक बार जब हम लोग सोशल लाइफ़ की बात कर रहे हैं, तो आखिर वुमेन की पोज़ीशन क्या हुआ करती थी? कहते हैं ये भी बहुत वैरी करा करती थी, एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक सोशल लेयर से अनदर सोशल लेयर पे। कई जगह हैं जहाँ पे इनको वैल्यू करी जाती है, कई जगह है जहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे आप देखोगे हर्षचरिता जो कि हर्षवर्धन की बुक थी बेसिकली जो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। तो कहते हैं इसमें बाणभट्ट ने दिखाया था कि वुमेन किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज में उस समय में करती हैं एग्रीकल्चर में काम करना क्राफ्ट वर्क करना एंटरटेनर्स बनना म्यूजिशियंस स्टोरी टेलर्स ये सब यहाँ पर काम वुमेन भी करा करती थी टू अर्न दैट लिविंग ठीक है अच्छा जस्ट अ सेकेंड होप इट विल नॉट स्टॉप या ओके घर छोड़ के आऊंगी okay many inscriptions record women making offerings to temples or getting water structured constructed कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होती हैं जो कि बेसिकली मैं कहूंगी यहाँ पे मैनी इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वुमेन किस तरीके से मंदिर जाती है मंदिर बनवाया तक हुआ उन लोगों ने अपने सामने खड़े होकर वाटर के स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं वहां पर कि किस तरीके से यहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है कि आपके जो वुमेन का रोल है वो भी यहाँ पे सोसाइटी में काफी हुआ करता था इकोनॉमिक स्फीयर में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था हम लोग को ये पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मिस नहीं करना है इस वाले पॉइंट को तो अगर मिस नहीं करना तो पढ़ लेते हैं सॉरी इस पीरियड में बहुत सारी जो क्वींस थी वो भी यहाँ पर राजगद्दी संभालने आई थी कहते हैं व्हाइल मोस्ट डायनेस्टीज फेवर्ड मेल हायर्स कि बहुत सारी मतलब कुछ डायनेस्टीज और वाइड से बहुत सारी डायनेस्टीज इस प्रकार की थी जो कि चाहती हैं कि हमारा वंशज जो हो वो कोई मेल हो फीमेल ना हो लड़का हो लड़की ना हो युवराज वगैरह जो बोलते हैं जिसे हम जिसे आपके आप नाम यहाँ पे आएगा भौमा का राज जो कि आज के उड़ीसा में है उनके बहुत सारे फीमेल रूलर्स रहे हैं उनके क्या रहे हैं फीमेल रूलर्स यहाँ पे रहे हैं बहुत सारे मोस्ट नोटेबल थिंग यहाँ पे याद करने वाली क्या है जो आपको याद रखनी है दैट इज त्रिभुवना महादेवी त्रिभुवना महादेवी थी 9th सेंचुरी में वो इनकी यहाँ पर रह चुकी है और इन्होंने इस डायनेस्टी को बहुत एक बड़े रूप से ये लेकर गई थी बहुत एक्सपैंड करा था उन्होंने बहुत सारे रेबेलियंस को सप्रेस किया जो भी हो रहे थे आसपास उनके अगेंस्ट या उनके रीजन में कोई और घुस रहा था और उन्होंने दिखाया किस तरीके से शासन करने की बहुत अच्छे स्किल्स एडमिनिस्ट्रेशन करने की बहुत अच्छे स्किल्स उन्होंने दिखाई हैं। वो बुद्धिस्ट के और हिंदू के दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को, दोनों ही टेम्पल्स को बहुत मानती थी, दोनों ही प्रकार के। वो लैंड ग्रांट भी इश्यू करती थी उस टाइम पे अंडर द टाइटल टाइटल क्या लेती थी वो? परम भट्टाकरिका महाराजा धीराज त्रिभुवना महादेवी। ठीक है? जिसका मतलब क्या था? सुप्रीम सोवरेन एम्प्रेस कि सुप्रीम सोवरेन एम्प्रेस एम्परर नहीं है एम्प्रेस है ठीक है सुप्रीम का मतलब क्या सबसे सुप्रीम है सबसे बढ़िया एंड सोवरन यानी कि जो खुद से सब डिसीजंस ले सके और कौन एम्परर नहीं एम्प्रेस अ फीमेल तो ग्रेट क्वीन ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स तीन लोगों की सबसे बढ़िया सबसे ग्रेट क्वीन ये खुद को दिखाती थी ये लिखकर कौन थी वो भौमा करास की महादेवी ठीक है जी ओके अब देखो आगे हम बात करेंगे बच्चा आपकी कल्चरल लाइफ क्या आखिर अब कल्चरल लाइफ में क्या चल रहा था उसका भी जरा एक बार जिक्र कर लेते हैं कहते हैं अभी तक हमने देखा था वी हैव सीन सेवरल रूलर्स बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे जो कि पैटर्नाइज करते थे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हमने देखा है अभी कि जो रूलर्स हैं वो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को मानते हैं हिंदू को भी बुद्धिस्ट को भी जैन्स को भी वो सबको आराम से मानते हैं हिंदू और बुद्धिस्ट और जैन्स वगैरह के रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन इंक्लिनेशंस की डिपेंड मतलब नहीं करता कि वो खुद क्या मानते हैं कि वो खुद किस चीज को फॉलो करते हैं बट वो यहाँ पर मानते सबको थे ऐसा नहीं है कि अगर वो जैनिज्म में है या वो अगर बुद्धिज्म में तो वो किसी भी हिंदू के टेम्पल को मार गिराएंगे ऐसा वो नहीं करते थे अच्छा, कहते हैं ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हुआ करते थे, ये जो इतना इनका कॉम्प्लेक्स तरीके से जो इनका इंटरेक्शन था आपस में, शेयरिंग सेंट्रल कॉन्सेप्ट जहाँ पे इन सब बातों का अर्थ काफी सेम हुआ करता था, धर्म, कर्म, सेक्रेट जगह कहीं जाके पूजा करना, मोटिव्स मोटिव्स यानी कि जो सिंबल लगा होता है उसे हम बोलते हैं। जैसे मान लो जो आपका कॉइन है, कॉइन के पीछे मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या होता है? कि वो एम्बलम है उसका, दैट इज कॉल्ड
मोटिव। तो कहते हैं और समटाइम्स डीटीज़ यानी कि अपने जो देवी-देवता हैं, उनकी भी पूजा इनका करने का तरीका बहुत हद तक सेम हुआ करता था और ये सब लोग जो है एक साथ पीसफुली आराम से रहते थे, चाहे ऑकेज़नल कितनी भी राइवलरीज़ वगैरह उनके बीच में हुआ करें। जैसे मान लो शेवाइट्स हैं, जैनाज़ वगैरह हैं साउथ इंडिया में, इनकी आपस में आस-पास नहीं होती थी कि भैया बहुत ज़्यादा आपस में फॉलोवर्स वैसे रह रहे हैं, इसके पूजा क्या बहुत मिल-जुल कर रह रहे हैं, लेकिन ये लोग उनको पूजा करने का तरीका बिल्कुल देखो सही है, बहुत सिंपल सी बात है, चाहे वो शेवाइट है, चाहे वो वैष्णव चाहे वो आपका वैष्णवाइट है, चाहे वो आपके जैन्स है, चाहे बुद्धिस्ट है, सब मान तो किसी न किसी इंसान को रहे हैं ना, किसी न किसी भगवान को रहे हैं। जो बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, वो भी किसी को मान रहे हैं, जो शेवाइट्स हैं, वो भी किसी को मान रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, सबका पूजा करने का तरीका, रिचुअल्स का तरीका बहुत हद तक सेम होता है, तो कहते हैं कि सब लोग जो है एक साथ आराम से रहा करते थे। इवन यहाँ पे कहते हैं कि 6th सेंचुरी में तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे आ गया था जो कि एम्फसाइज़ कर रहा था रिचुअल्स को। अब देखो इसके आगे ज़रा ध्यान से पढ़ना। तो कहते हैं 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी का मतलब किसकी बात कर रही हूँ भैया? 501 से लेकर के यहाँ पे 600 तक की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, कहते हैं इस टाइम पे तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट आ गया था। अच्छा, जिसमें क्या था रिचुअल्स की बहुत बात होती है, मेडिटेशन की बहुत बात होती है, मंत्र की बहुत बात हो रही है, किस तरीके से पावरफुल डीटीज़ जो है जो देवी-देवता हैं उनकी पूजा करने हैं, खासकर शक्ति की बेसिकली यहाँ बात हो रही है। जबकि कह रहे हैं 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं बुद्धिज़्म पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय तांत्रिसिज्म थ्राइव्ड इन ईस्टर्न इंडिया। तो बुद्धिज़्म था वो इस तांत्रिसिज्म से जहाँ पे हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े मेडिटेशन मंत्र वगैरह बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो है इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था और ईस्टर्न इंडिया में आ गया था अंडर पालास। पालास कहाँ पे थे बच्चा? वेस्ट बंगाल में थे, पता है आपको। थैंक्स टू दिस मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज़ दैट ड्रू स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया। एशिया से इसको मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे। बट कहते हैं बट एल्सewhere ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिक्लाइन्ड एज़ टेंपल बेस्ड हिंदुइज्म एंड भक्ति प्रैक्टिसेस रूल्स। लेकिन कहते हैं धीरे-धीरे करके इस टाइम पर ही कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो ये डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था टेंपल बेस्ड हिंदुइज्म क्योंकि सिर्फ मंदिर जाकर ही पूजा हो सकती है, सिर्फ मंत्र पढ़कर ही पूजा हो सकती है, सिर्फ मेडिटेशन कर ही पूजा हो सकती है, सिर्फ इन यज्ञ कराकर ही पूजा हो सकती है। इन सब से ये हटा था धीरे-धीरे करके यहाँ पे भक्ति प्रैक्टिस आने लगी थी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये भक्ति मूवमेंट क्या होता है और आखिर ये कैसे आया था? और इसका मतलब क्या है बेसिकली? अभी आपको बहुत डिटेल में समझाऊँगी जस्ट मुझे 1 मिनट दो, जहाँ पे हम ये वाला पैराग्राफ एक बार यहाँ तक कंप्लीट कर लें। कहते हैं supported by rulers and wealthy merchant communities, Jainism remained popular in Western Indian Karnataka. Please remember this MCQ में पूछ सकते हैं कि आखिर जैनिज्म कौन-कौन से स्टेट्स में मेजरली रह गया था। जैनिज्म देखो जिस तरीके से आपको आपने यहाँ पढ़ा हुआ है बुद्धिज्म के बारे में कि बुद्धिज्म जो है कौन लेकर आए थे? गौतम बुद्धा जी लेकर आए थे जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। तो गौतम बुद्धा लेकर आए थे और उन्होंने किस तरह नेपाल में पैदा होकर उन्होंने बिहार में आके बोध गया ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटनमेंट को मतलब बेसिकली उन्होंने उसको पाया था, उनको उस नॉलेज को उन्होंने अटेन किया था एंड फिर उन्होंने अपने रिलीजन को सब में स्प्रेड किया। सेम ऐसे ही जो जानिज़्म कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा, वो समझो जानिज़्म जो आज रिलीजन है हमारा एक सॉरी ये एक वर्धमान महावीर हुआ करते थे। कौन थे? वर्धमान महावीर हुआ करते थे और महावीर इनका मतलब ये जो वर्धमान महावीर थे, ये एक तीर्थंकारा थे। तीर्थंकारा का मतलब होता है बच्चा टीचर। तो कहते हैं ये अपनी टीचिंग्स बेसिकली सबको सिखाते थे। तो ये 24 तीर्थंकारा हुआ करते थे हमारे पास्ट में एंड उसमें 24th यानी कि जो बिल्कुल लास्ट के तीर्थंकारा थे, वो हमारे वर्धमान महावीर ही थे। जिन्होंने इस सबको स्थापित करके एक नॉलेज अटेन करके इस रिलीजन को अपने फैलाया था एंड रिलीजन का नाम क्या था? जैनिज़्म। इसको आज बहुत से लोग फॉलो करते हैं। जैन बेसिकली अब देखो जैन भी बनिया होते हैं, ठीक है? तो उनका क्या होता है कि उनका अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन भई जैन है तो यानी कि बहुत ज़्यादा ही वो तपस्या काइंड ऑफ वाला है, वो कुछ उल्टा चीज़ें खा नहीं सकते हैं, वो वहाँ पे जैनिज़्म की अलग वैल्यू है बनियाओं में। तो दैट इज़ व्हाट मैंने कहा कि बनियों में भी अलग-अलग कास्ट है, उसमें भी सब कास्ट है, सब कास्ट की भी पता नहीं कौन-कौन सी कास्ट है। भगवान जाने आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। और ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। कहते हैं यहाँ पर तो रूरल वेल्दी कम जो वेल्दी लोग थे मेजरली वही जैनिज़्म को काफ़ी फ़ॉलो कर पाते थे। जो जानिज़्म है बेसिकली कहते हैं वो वेस्टर्न इंडिया में और कर्नाटक में काफ़ी रह गया था। मॉन्यूमेंटल वर्क जो है इस टाइम का था वो यहाँ पे था बाहुबली जो कि यहाँ पे कर्नाटक की जैन केव टेम्पल्स में यहाँ पर दिखा रखा है। आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ये वाला जो इनकी यहाँ पर ये वाली मूर्ति है। यहाँ पे श्रवणबेलागोला कर्नाटक में यहाँ पर बाहुबली की ये मूर्ति यहाँ पर दिखा रखी है। यू कैन क्लियरली सी इन द पिक्चर।
अब देखो यहाँ पर कहते हैं द पुरानास विद देयर एलाबोरेट माइथोलॉजी एंड सेक्रेड ज्योग्राफी, कि जो पुराण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पुराण है ना, शिव पुराण ऐसे एक्सेट्रा वगैरह जिनमें उनके बारे में होता है, तो कहते हैं इसमें हमारी माइथोलॉजी क्लियरली यहाँ पर मेंशन होती है, हमारी ज्योग्राफी जिसको हम बहुत मानते हैं, हमारी रिवर्स, हमारा प्लेट्यू, हमारे डेजर्ट जिसको हम लोग काफी मानते हैं। कहते हैं इन सब ये जो सब चीजें हैं ये लोकल डिटीज जो नॉर्मल देवी देवता है उन सबको साथ लेकर आई है, जो अलग-अलग जगहों के मिथ थे, उनको प्रॉपर पैन इंडिया फॉर्म में हमारे सामने इसने प्रस्तुत करा है। स्पेशली खासकर शिव जी के, विष्णु जी के, कृष्णा जी के और जो अलग-अलग देवी देवी वगैरह हैं, उन सब के बारे में। उन सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे एंड दीज़ ट्रेडिशंस एम्फसाइज भक्ति, पर्सनल डिवोशन ओवर वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड सेंटर्ड अराउंड टेम्पल्स, मठ एंड पिलग्रिमेज। अब यहाँ पे ज़रा समझो। अभी तक जो लोग पूजा कर रहे थे, वो बहुत रिचुअल्स के साथ कर रहे हैं, यज्ञ परफॉर्म करा के, किसी की बलि चढ़वाकर, है ना? यज्ञ परफॉर्म करके, बहुत सारा पैसा खर्च करके, अभी तक ये रिचुअल्स करने का तरीका समझा जा रहा है। अभी तक पूजा करने का, भगवान को याद करने का, भगवान तक अपनी बात को पहुँचाने का तरीका ये समझा जा रहा था। अब लोगों के मन में क्या आने लग गया है कि धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे अवेयरनेस आई है, कुछ लोगों ने इस बात को अवेयर करा है, कुछ लोग उसकी तरफ आए हैं, उन्होंने समझा है, जाना है, पहचाना है, तब ये बात निकल कर आ रही है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस करने की बजाय प्योर डिवोशन, भगवान के प्रति खुद को पूर्ण समर्पित कर देना, भगवान की आरती करना, खड़े-खड़े उनका नाम ध्यान करना, उनका नाम जप करना, उनको याद करना, उनका नाम लेना, यही है भक्ति मूवमेंट। ये था भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। अगर आप ऐसा भी करोगे तो भी आपकी बात भगवान तक पहुँचेगी, तो भी वो आपकी बात को सुनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत है, आपको बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, आपको बहुत यज्ञ रिचुअल्स कराने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये वाली बात जो है यहाँ से निकल कर आने लग गई थी। एंड जब अब यहाँ पर जब इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रही है, इसी को हमने क्या क्या कहा, इसी को हमने कहा बच्चा भक्ति मूवमेंट, कि यहाँ पर आप अपने भगवान को खुद को एड्रेस कर दो, अपने देवताओं को। ये सब चीज़ें पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये बहुत होने लग गई थी। ऐसा नहीं कि बहुत ऑर्गेनाइज़ रूप से प्रॉपर एक मूवमेंट चलता आ रहा है, हाँ जी, हम ऐसा करेंगे, नहीं। ये बस धीरे-धीरे करके लोगों के मन में जो है ये चीज़ आने लग गई थी। इस सब में जो है ये बात धीरे-धीरे करके फैल गई थी। अब जब फैल गई है, सब तक ये चीज़ आ रही है। अच्छा कहते हैं इनिशियल स्पार्क यहाँ पे कहाँ से आता है बच्चा? साउथ से आता है। यानी कि साउथ से ये चीज़ सबसे पहले निकल कर आती है, जहाँ पे 2 ग्रुप हुआ करते थे डिवोटीज़ के एंड पोएट्स वगैरह के, जिन्होंने डिवोशनल लिटरेचर खासकर तमिल में ये लेकर आए थे। बेसिकली क्या था, 2 डिवोटीज़ हुआ, 2 ग्रुप थे वो डिवोटीज़ के। एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, जो भगवान में बहुत मानते हैं। एक ग्रुप था जो कि शिव जी को बहुत मान रहा था, एक ग्रुप था जो कि नारायण जी यानी कि विष्णु जी को बहुत मान रहा था। अब देखो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि एक ग्रुप यहाँ पर है जो कि विष्णु जी के उसमें डेटीज़ थे। जैसे मान लो एक ग्रुप यहाँ पर तमिल की बात कर रहे हैं हम, साउथ में आई है सबसे पहले ये चीज़ एंड इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इधर एक ग्रुप आया एंड इधर एक ग्रुप आया। यहाँ पे जो ग्रुप आया वो मान लो मैंने कहा विष्णु जी को बहुत मान रहा था, यहाँ पे एक ग्रुप था जो कि शिव जी को बहुत मान रहा था। विष्णु जी को मानने वाले 12 अलवर्स थे, जो कि उनको बहुत मानते थे, बहुत उनको फॉलो करते थे। शिव जी को आप देखोगे, शिव जी को मानने हाँ, ठीक है। जो शिव जी को मानने वाले उन्हें हमने नायनर्स भी बोला था एंड वो हमारे 63 थे। कितने थे वो थे? 63 थे। ये लोग इनको मान रहे थे। अच्छा जी, मतलब इन 12 में कहते हैं, इन 12 में से एक वुमन भी हुआ करती जिनका नाम था अंदल। क्या नाम था? उनका नाम था अंदल, आप यहाँ पे हम आपको मेंशन कर रखा है। ठीक है? और इसमें जो है 63 में से इसमें 3 जो है वो वुमेन हुआ करती थी। ये जो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रही है। अब इसमें जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये 12 अलवर हैं और ये 63 आपके नयनार्स हैं, यानी कि शिव जी को मानने वाले हैं और 12 आपका विष्णु जी को मानने वाले हैं। इन सब लोगों ने धीरे-धीरे करके कैसे इन दोनों के प्रति लोगों के मन में वो फीलिंग जगाई कि भैया रिचुअल्स करने से भगवान नहीं आएँगे, बल्कि अगर तुम सच्चे मन से उनको डिवोट करोगे, अपने आप को समर्पण कर दोगे, उनको याद करोगे, नाम जप करोगे, राम, 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 सीताराम, राधा, 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 राधा। आप जब ये चीज़ें करना शुरू करोगे, शिव जी का नाम लोगे, आप हर हर महादेव करोगे, आप नारायण का नाम लोगे, आप विष्णु जी का नाम लोगे, उसी से जो है आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आपको कोई ऑर्गेनाइज़ मूवमेंट यहाँ पर इसको हमने नहीं कहा कि भई एक लीडर यहाँ पर आ गया, उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, कोई नेशनल मूवमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे जस्ट लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आखिर आप भगवान को और कैसे याद कर सकते हो। सब हर एक ग्रुप के मन में एक स्पिरिचुअल फीलिंग जगाकर भगवान के प्रति खुद को समर्पण कर दो। ये वाली इससे हमने कहा बच्चा क्या आपका दैट वाज़ कॉल्ड भक्ति मूवमेंट, कि अब सब लोगों के मन में भक्ति की फीलिंग जाग रही है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, जो यहाँ पे मैंने पिंक से हाइलाइट कर रखा है कि आखिर कौन-कौन इसके अंदर थे। 12 अलवर्स थे विष्णु जी को मानने वाले, 63 नयनर्स थे जो कि हमारे शिव जी को बहुत मानते थे। इन सब लोगों ने मिलकर साउथ से ही इस भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड किया था।
कहते हैं और जो भक्ति के संत हुआ करते थे वो अलग-अलग पार्ट से आने लग गए थे, अलग-अलग सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पोएट्री से आ रहे हैं, स्पेशली जो इनकी पोएट्री हुआ करती है, वो रीजनल लैंग्वेजेज़ में हुआ करती थी। रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या अगर वो महाराष्ट्र के हैं, तो उनकी मराठी में उनकी लैंग्वेज होगी, अगर वो तमिल के हैं तमिलनाडु के हैं, तो तमिल में उनकी लैंग्वेज होगी, अगर वो केरल में हैं, तो मलयालम में उनकी जो पोएट्री है वो होगी। वो ये कह रहे हैं जिससे क्या हो रहा डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप बन रहा था डिवाइन के साथ, यानी कि भगवान के साथ लोगों का सीधे रिलेशनशिप बनेगा एंड सब हर एक सोशल डिविजन, हर एक जेंडर के से जो है उनका रिश्ता वो बनेगा। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जब यहाँ पर भक्ति की ओर संत यहाँ पर आ रहे हैं और संत अपनी-अपनी भाषा में, अपनी-अपनी पोएट्री भगवान को समर्पण करने वाली लेकर आ रहे हैं। तो जब वो उनके रीजनल भाषा में लेकर आएँगे, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट कर पाएँगे। ये वाली बात जो यहाँ पर कह रखी है। अब यहाँ पे कोई भी जेंडर की डिविजन नहीं है कि हाँ जी, एससी पूजा नहीं कर सकते हैं या वो पूजा नहीं कर सकते। ऐसा अब कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान पूजा कर सकता है एंड दैट इज़ हाउ भक्ति मूवमेंट इमर्ज। ठीक है जी। देखो आगे बात करेंगे हम लोग गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमने लास्ट बुक में भी आप लोगों के आर्यभट्ट के बारे में एंड वराहमिहिर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बहुत छोटा-सा यहाँ पर पॉइंट रखा है, बहुत डिटेल में नहीं है ये चीज़ लेकिन हाँ, थोड़ा आपको बता रखा है कि किस तरीके से इस टाइम पे साइंस एंड टेक में भी यहाँ पे एडवांसमेंट हो रही थी। यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। कहते हैं ये भीलमला में जो कि गुर्जर प्रतिहारस की पहले कैपिटल हुआ करती थी। आपको पता है राजस्थान वाले एरिया में नॉर्थ वेस्ट में ही हुआ करते थे। कहते हैं 598 सी में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। वाज़ एन इम्पोजिंग फिगर विथ रिमार्केबल अचीवमेंट्स। इन्होंने बहुत बढ़िया-बढ़िया काम करे हैं मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे आप पढ़ के, सोचकर या महा देकर बता देते हो क्या होने वाला है। एस्ट्रोनॉमी स्पेस की बात कर रही हूँ। कहते हैं उनका एक मेजर यहाँ पे काम रहा था ब्रह्मस देखो नाम पढ़ा यहाँ पे ब्रह्मास्फुटा सिद्धांत। ठीक है? ब्रह्मास्फुटा सिद्धांत। अच्छा, जिसमें उन्होंने क्या किया था जहाँ पे उन्होंने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशंस ज़ीरो से नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस वगैरह के बारे में। जो आज आप लोग पढ़ते हो ना x + y = 2 प्रूव करो, यहाँ पे x की वैल्यू ये दे रखी है, दिस वाज़ कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो उन्होंने यहाँ पे इसका ज़िक्र करा। जो आज आप लोग -1, -2 के नेगेटिव नंबर्स पढ़ते हो, जो आज आप लोग फ्रैक्शंस पढ़ते हो, आधा, 3/4 है ना? ये सब पढ़ते हो, ये सब भी कहाँ से आए थे? एआई लेकर आए थे, जो कि आप आज के टाइम पे स्कूल्स में पढ़ते हो। उन्होंने नई-नई टेक्निक्स को भी पायनियर किया था, उसमें भी काफ़ी सफलता हासिल करी थी। बहुत सारी इक्वेशंस की जहाँ पे इसलिए हम उनको कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। जो आज का अलजेब्रा है x + y + z = समथिंग सो उसका स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है, क्यूब निकालना है एटसेट्रा दैट वाज़ अलजेब्रा। तो कहते हैं वो इसके फाउंडर रहे हैं जो आज आप लोग अलजेब्रा पढ़ते हो। उनके इन सब कामों को पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया था, बाद में लैटिन में ट्रांसलेट करा गया था जिससे मैथ्स की इस अरब वर्ल्ड में भी अगर पर्शियन में ट्रांसलेट करा है तो अरब में यानी कि मुस्लिम्स वाले अरब वर्ल्ड जो है मिडल ईस्ट वाला है वहां पर फेमस होगा लैटिन में करा गया तो बाद में ये यूरोप में भी काफी फेमस हो गए थे कौन ब्रह्मगुप्त कहते हैं कुछ और यहाँ पे मैथमेटिशियंस की बात करी गई है एस्ट्रोनॉमर्स की बात करी गई जो कि इस टाइम पे हुआ करते जिनका एक का नाम था भास्करा भास्करा वन है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में काफी अच्छा अपना काम किया था इवन जो लाइक आपको याद होगा पाइथागोरस भी थे एक जिनकी वजह से पाइथागोरस की थ्योरम आई थी वो है ना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का ऐसे करके था और उन्होंने एक बहुत बढ़िया कमेंट्री भी लिखी थी बेसिकली उनके बारे में यहाँ पे कि उनके ऊपर कुछ कमेंट्स लिखे थे अपने आर्यभट्टिया के ऊपर जो आर्यभट्ट ने लिखी थी और विरहंका के ऊपर भी कि भाई क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, क्या उसमें है, क्या उसमें खराबी है, क्या उसमें अच्छा है, सब लिखा था। विरहंका बेसिकली क्या है जो आपने विरहंका फिबोनाची का सीक्वेंस पढ़ा होगा ना कभी फिबोनाची अभी आई थिंक आप लोगों का सिलेबस में आई डोंट नो मैथ्स में क्या चल रहा है आप लोगों की न्यू बुक के अकॉर्डिंग बट इसे हम बोलते हैं विरहंका की फिबोनाची की सीक्वेंस इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना फर्स्ट सपोज देखो जो भी नेक्स्ट नंबर लिखा है जो भी नंबर लिखा है वो आगे वाले प्रीवियस 2 का सम होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 0 और 1 तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इन दोनों का सम आएगा यानी कि 1। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इन दोनों का सम आएगा यानी कि 2। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इन दोनों का सम आएगा यानी कि 3। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इन दोनों का सम आएगा यानी कि 5। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? यानी कि इन दोनों का सम आएगा, ऐड आएगा, एडिशन आएगा यानी कि 8। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 8 5 13। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 21 समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड फिबोनाची की सीक्वेंस ठीक है? तो यहाँ पे कहते हैं ये लेकर आए थे भास्करा 1 और मतलब बेसिकली उन्होंने इस पे कमेंट्री अपनी लिखी थी। जो आपने अच्छा कहते हैं क्लास 7th की मैथ्स की बुक में यानी कि 7th की मैथ्स की बुक यानी कि आपकी इस क्लास की मैथ्स की बुक में आपने इसके बारे में पढ़ लिया
होगा। अब देखो मैंने इसलिए बोला कि आज का चल रहा है बिकॉज़ हमारे टाइम पे ये बुक नहीं थी ना, तो हमने कभी अपनी बुक्स में ये नहीं पढ़ा हुआ फिनोमेना की सीक्वेंस, ये मैंने नहीं पढ़ी है कभी भी आपकी 7th क्लास या 8th क्लास में भी हमने नहीं पढ़ा है इस चीज़ को। मैंने तो किसी हायर क्लास में इसको पढ़ा होगा बट हमारे टाइम पे ये जो चीज़ें हाँ, बिकॉज़ प्रैक्टिकल चीज़ हमारे टाइम पे हुआ ही नहीं करती थी। अभी तो मुझे लगा है नहीं लास्ट ईयर से। अच्छा, कहते हैं महावीर जो कि एक ज्ञान के स्कॉलर थे, हालाँकि जिनको हम महावीरा से जो कि ग्रेट जाइंट टीचर रहे हैं, उनको आप काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देते हैं हम। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ये जो महावीरा की यहाँ पे बात हो रही है, हालाँकि ये कौन थे? ये राष्ट्रकूट के किंग हुआ करते जिसका आपने नाम पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने रिपुटंगा का, पढ़ा है ना? जिन्होंने पहला वर्क भी यहाँ पर किया था मैथमेटिक्स को लेकर जिसमें एस्ट्रोनॉमी का ज़िक्र यहाँ पर नहीं था। कहते हैं इसके अलावा मैथमेटिशियन जो है इस पीरियड के रिफाइंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन टेक्निक्स उन सब ने यहाँ पर ये चीज़ें बताई हैं, खासकर प्लैनेट्स की पोज़ीशन जो है कैसे होगी स्काई से लेकर के यहाँ तक आर्यभट्ट ने बताया था, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ दिए थे, यहाँ से कितना टाइम लगता है सन को मतलब अर्थ को अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वो सब जो उन्होंने बता रखा था, जिसको हम आज के टाइम पर मानते हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि इन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में ऐसी कुछ चीज़ें दी हैं, जो हम आज के टाइम पे मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, बट उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग वो तब का ही दे दिया था। आज से करीब-करीब 2000 साल पहले ये सब चीज़ें आ चुकी है। मतलब उन लोगों को तब भी इसका ज्ञान हुआ करता था। अभी मैं कहती हूँ कि इंडिया के जो इतिहास रहा है, उसका लिटरेचर जो रहा है, उसकी नॉलेज जो रही है स्कॉलर्स की, वो अनप्रेसिडेंटेड है मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ओके जी। कहते हैं कुछ और स्कॉलर्स जो है उस टाइम के हुआ करते थे, उनको हम मेंशन कर सकते हैं, जो प्रेडिसेसर्स रहे हैं, हालाँकि जो मतलब ये जो इनसे पहले के रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको आर्यभट्ट का नाम लिया, वराहमिहिर का मैंने अभी नाम लिया था। इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में ही पढ़ा हुआ है इस बुक के एंड इनके सक्सेसर भी रहे हैं भास्कराचार्य, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनकी बहुत ही बढ़िया नॉलेज यहाँ पर रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है। ना कि सिर्फ प्योर सर्च और नॉलेज की, बल्कि वो एक्चुअल फोकस करके अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं। किस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शन किया है चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, रिचुअल कैलेंडर कैसे उन लोगों ने बनाया है, कब पूर्णमासी पड़ेगी, कब अमावस्या पड़ेगी, हर एक चीज़ के बारे में इन सब का जो है ज़िक्र यहाँ पर करा हुआ है। तो कहते हैं उन सब उस टाइम के जो लोग थे बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, उस टाइम की नॉलेज जो है बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी। अच्छा, अब जो क्या बात करेंगे बच्चा हम लोग आपके फॉरेन के इन्वेजन्स की यानी कि फॉरेन से कौन-कौन हमारी कंट्री के अंदर आ रहा था अलग-अलग जगहों से, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट है, यूरोप है, वहाँ से कौन-कौन आ रहा था। इसमें देखो हम लोगों ने पहले जो था मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे यानी कि नॉर्थ वेस्ट कौन-सा हमारा फ्रंटियर है, ये वाला फ्रंटियर, राजस्थान वाला, गुजरात वाला पूरा एंड थोड़ा-सा आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट। ये बहुत ही गंदा बना है आई नो, ठीक है? कमेंट नहीं करना कोई। तो कहते हैं यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्ट की बॉर्डर पे यहाँ पर क्या चल रहा था, वो हमने यहाँ पर वैसे पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यहाँ से किस तरीके से ग्रीक्स आए थे, शकास आए थे, कुशनाज आए थे एंड आज की बुक में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हुनास और अरब्स के बारे में कि आखिर ये लोग कैसे आए और कहाँ से आए और आकर इन लोगों ने क्या-क्या हमारे देश में हुदंग मचाया। हुनास की बात करूँगी अगर मैं, आई होप आपको बाहर से आवाज़ें ना आ रही हो। अगर मैं हुनास की बात करूँ तो कहते हैं हुनास के लिए हमें थोड़ा-सा ज़रा पहले यानी कि पीछे की तरफ जाना होगा। कहते हैं नोमैडिक पीपल हुआ करते हैं, नोमैडिक का मतलब कौन होता है? जो चरवाहा होता है ना, अपनी भीड़-बकरी लेके जो चराने जाते हैं अलग-अलग जगहों पे। कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे और कहाँ कब आएँगे 4th सेंचुरी में थे। विद देयर हॉर्स राइडिंग एंड आर्चरी स्किल घुड़सवार की और आर्चरी यानी कि आर्चरी करने की, तीर कमान की इनकी बहुत बढ़िया स्किल थी, लाइटनिंग फास्ट अटैक बहुत तेज़ी से अटैक करने की स्किल जो थी, इसकी वजह से ये फियर्स कॉन्क्वेरर्स थे, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से कॉन्क्वेरर्स यानी कि और कॉन्क्वेर कर लेते थे, किसी भी एरिया को ज़ब्त अपने अंडर कर लेते थे। ओवरकेम मच ऑफ यूरोप जिन्होंने बहुत बड़ा एक पार्ट यूरोप का ओवरकम कर रखा था, अपने अंडर उन्होंने कर रखा था, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। कहते हैं अंटिल अ सेंचुरी लेटर देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड उनको उन्होंने ये तब तक अपने अंडर कर रखा था यूरोप का एक बहुत बड़ा एरिया जब तक 100 साल बाद एक दूसरे एम्पायर ने आकर इनको डिसइंटीग्रेट ना कर दिया। कहते हैं जो हुनास यहाँ पर इंडिया के लिटरेचर में मेंशन है वो इन्हीं हुन्स की एक ब्रांच हुआ करते थे। ये हमारा बेसिकली कहते हैं कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पर भी ये लोग आए थे और उन्होंने अपने मतलब जो अपने पावर से गुप्ता एम्पायर की नींव को काफ़ी हिला दिया था। इतना बड़ा को काफ़ी वीक कर दिया था इन लोगों ने, जिसको हम लोगों ने पहले भी इनके बारे में हल्का-बहुत देखा हुआ है। हालाँकि उस टाइम पे इंडिया को एज़ सच इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। कहते हैं अर्ली 6th सेंचुरी में यानी कि 500 की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही 540 तक, ठीक है? उस टाइम तक ही कहते हैं 2 हुना के लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है? इन सक्सेशन पुश्ड डीप इंटो द गंगा प्लेन्स डिस्पाइट स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम सेवरल किंग्स। कहते हैं ये जो यहाँ पर हुन्स हुआ थे ना, तो जो हुन्स हुआ करते थे
उसमें 2 लीडर्स यहाँ पे आए थे। ये अंदर तक आ गए थे काफ़ी, गंगा के प्लेन्स तक आ गए थे। काफ़ी अंदर तक आ गए, कब तक आ गए? जब इवन जो अच्छे तरीके से जो मतलब जो कुछ किंग वगैरह थे इंडिया के, वो इनको रोक रहे थे। बढ़िया तरीके से स्टिफ रूप से काफ़ी स्टेबल रूप से इनको रेसिस्ट कर रहे हैं अंदर तक आने के लिए, काफ़ी रोका बट स्टिल ये आ गए थे। बट उन लोगों को हरा दिया था फिर औलिकर डायनेस्टी के किंग ने इनको हटा दिया जो कि आज के मध्य प्रदेश में है। तो मैंने बोला कि जो हुना किंग्स हुआ क्यों बोल रही हूँ मैं? किंग्स हुआ करते थे, मेरा मतलब ये है। तो यहाँ पर ये जो थे ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आ रहे थे एंड काफ़ी आ भी गए थे, जब तक कि यहाँ पे दाशपुरा नाम के एक किंग हुआ करते थे, जो सॉरी उनकी कैपिटल हुआ करती थी उनकी औलिकर डायनेस्टी की। वहाँ पे जो किंग थे मंडसौर जो कि आज का है मध्य प्रदेश में, उन्होंने इनको यहाँ से हटा दिया था इनको, ठीक है? एंड इसकी वजह से क्या हुआ था काफ़ी डिफीट हुई थी हालाँकि इसमें, हुना की पावर काफ़ी हद तक कम हो गई थी इसके बाद। इवन 7th सेंचुरी में कहते हैं हुनास ने एसिमिलेट करा था वेरी फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि बहुत हद तक ये हमारी सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे 7th सेंचुरी में। कुछ जो हुनास थे वो सोल्जर्स बने हुए थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहते हैं एक इंस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा भी हुआ है हुना सर्विंग ऑन अ टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल जिसे हम गोष्ठिका कहते हैं। ये एमसीक्यू या फिर मार्क्स कॉलम में काफ़ी पूछते हैं टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल गोष्ठिका। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया कि यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने काफ़ी रिवोल्ट वगैरह करे मतलब अटैक करे हमारे इंडिया में और बाद में कहते हैं कि बाद में इंडिया का पार्ट बन चुके थे। यहाँ पे कोई है जो टेम्पल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई है जो यहाँ पर सोल्जर्स का वर्क कर रहे हैं हमारे देश में आकर, वो यहाँ पर बात कही हुई है। कहते हैं उन लोगों ने बाद में संस्कृत को, प्राकृत को भी अडॉप्ट कर लिया था। गुप्ता जो स्टाइल के रॉयल टाइटल थे उनका भी इस्तेमाल करते थे। कॉइन डिज़ाइन काफ़ी सेम थे, रिलीजियस सिंबल्स वगैरह। इवन कहते हैं उनके कुछ कॉइन्स पे तो हमारे लक्ष्मी जी एंड विष्णु जी, शिव जी के हुआ करते थे। उनके कॉइन्स पे सोचो, जो बाहर से आ रहे हैं उनके कॉइन्स पे हमारे भगवान हैं। तो किस तरीके से कितना हमारी सोसाइटी में एसिमिलेट हो चुके हैं उस चीज़ को ज़रा आप एक बार सोचो। अच्छा ठीक है जी। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे अरब्स के बारे में, क्या कि अरब्स का क्या सीन चल रहा था। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है सिंध वाली पिक्चर, अभी आगे भी लगाई हुई है, ध्यान से एक बार देख लो। कहते हैं जब इस्लाम के फाउंडर की डेथ हो गई थी मोहम्मद, ठीक है? 632 सीई में एक नया रिलीजन यहाँ पे एशिया में, अफ्रीका में यहाँ पर इमर्ज हो रहा था। अफ्रीका में और एशिया में यहाँ पर इमर्ज हो रहा था। अच्छा, कहते हैं इन 637 यानी कि 5 साल बाद ही वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर नेवल रेड्स हो गए, यानी कि पानी से आने वाली रेड्स यहाँ पर जो है इधर की तरफ होने लग गई थी यहाँ पे। जो अरब के लोग थे वो अरब से होकर, यहाँ से होकर ऐसे करके अफ्रीका का पूरा नीचे से होकर यहाँ की तरफ ये लोग आ रहे थे, तो इनकी यहाँ पर रेड हो गई थी काफ़ी मुस्लिम अरब्स की, यहाँ पे ये लोग आ चुके थे, मुंबई के कोस्ट पे आ गए यानी कि थेन पे, है ना? एंड आपका ये भरूच जिसे हम आज के टाइम पे बोलते हैं, इसे हम आज तो भरूच बोलते हैं बट पहले इसका नाम था भरूच चचा। तो वो यहाँ पर जो आज का है भरूच जो लिखा भी हुआ है जो आज का भरूच है। देवल है जो कि इंदस नदी के पास है। इन सब जगहों से जो है यहाँ पर अरब्स का अटैक यहाँ पर हो गया था। हालाँकि इन लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं रहा, ये लोग नहीं कर पाए थे। इवन जब ये लोग अफ़गान के किंगडम्स को अफ़गानिस्तान में जब अटैक करने गए, तब भी ये लोग अनसक्सेसफुल ही हुए थे, अच्छे खास तरीके से इनको रोका भी गया था। हाउएवर हालाँकि छोटी-छोटी चीज़ें जो है चेंज हो गई थी। जब जो गवर्नर थे इराक के, उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया था ना, वहाँ जो इराक के गवर्नर थे, उन्होंने अपने कमांड में एक अपनी अपनी आर्मी को भेजा था, जिसमें उनके सन इन लॉ थे, उनका नेफ्यू भांजा वगैरह थे, मोहम्मद बिन कासिम, उनको जो उन्होंने भेजा था। दीज़ फोर्सेस स्वेप्ट इनटू सिंध। अब ये जो है कहाँ का आपको दिख रहा है, ये सिंध वाले एरिया में जो है ये लोग आए थे एंड यहीं पे ये लोग काफ़ी टाइम तक थोड़ा बहुत टिक भी पाए थे, वरना और किसी एरिया में तो ये लोग नहीं टिक पाए थे। देवल जो है वो पहले गिर गए थे एंड बाद में 9th सेंचुरी हिस्टोरियन में अल बहादुरी बिन कासिम, उन्होंने हमको पता चलता है कि उन लोगों ने क्या किया था कि जो इन्हेबिटेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनको मार कर 3 दिन तक उनको रखा था। तो दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत गंदा है। और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया था, हाउसिंग आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो घर में मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई थी ना, उन सबको यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब थे, उन्होंने। कहते हैं तब से ही बिन कासिम जो है फिर वो ईस्टवर्ड मूव कर गए थे और आगे चले गए थे, ठीक है? जो कि दहर की कैपिटल है सिंध वगैरह। एंड अकॉर्डिंग टू चचनामा एक 13th सेंचुरी के पर्शियन थे, जिन्होंने बताया हुआ है कि कासिम डिक्लेयर्ड देहर, जहाँ पे उन्होंने दाहर को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मेरी जो ड्यूटी है, वो है कि मैं इस रिलीजियस वॉर को एक और आगे की तरफ लेके जाऊँ। मैं इसको सही तरीके से करूँ रिलीजियस के वॉर को, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा पता चला है, मैं अपने भगवान की मानकर उनके भगवान यानी कि उनके जो अल्लाह हैं, वो उनकी मानकर यहाँ पर कहते हैं कि मुझे उनका ऑर्डर मिला हुआ है, मेरे
ये वो कहते हैं कि वेज वॉर अगेंस्ट द इनफाइडल्स, यहाँ पे यानी कि जो कासिम है, कासिम कह रहे हैं कि इनफाइडल्स के अगेंस्ट तुम वॉर कर दो। इनफाइडल्स कौन होते हैं? फर्स्ट सपोज अगर मैं एक हिंदू हूँ, तो जो भी हिंदू को ना मानने वाले हैं, जो भी नॉन हिंदू है, वो सब मेरे लिए इनफाइडल्स हैं। यानी कि जो भी लोग मेरे रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, वो सब इनफाइडल्स हैं। तो कहते हैं कि कासिम उन सबको मार रहे थे जो भी नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम को नहीं मानते, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, कुछ भी हो, वो सबको यहाँ पर जो है मार रहे थे। ये वाली बात यहाँ पर जस्ट कही गई है। कहते हैं 2 साल में, हालाँकि जब कासिम की डेथ हो गई थी ना, उसके बाद इंडिया के चीफ ने बहुत रिबेलियन करा एंड जो भी टेरिटरी कासिम ने थोड़ी बहुत कॉन्क्वेर करी थी, उन सबको बाद में जो है छीन लिया। अरब्स हालाँकि इतना ईज़िली मतलब बेसिकली गिव अप नहीं करते हैं एंड बाद में राजपूताना वाले पार्ट में घुस गए थे, जो कि सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, मालवा वाला पार्ट है, यहाँ वाला। हालाँकि जो उन्होंने पाया था, जो उनके गेन्स थे, वो बहुत कम टाइम तक उनके पास रहे थे। एक इंस्क्रिप्शन है ग्वालियर में, उससे हमको पता चलता है किस तरीके से गुर्जर और प्रतिहारा किंग जो थे नागभट्ट 1, जिसको हम पहले पढ़ चुके थे इनके बारे में, उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी मिक्का किंग की वो तहस-नहस कर दी थी। अच्छा, आप बार-बार ये वर्ड पढ़ रहे हो, पहली बात तो इंस्क्रिप्शन आपको पता है इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कि जब भी किसी हार्ड सरफेस पे गड़वा-गड़वा कर कुछ लिखवाया जाए, कोई विक्ट्री है, किसी को मारा है, कुछ भी चीज़ें हैं, उनको लिखवा दिया। अगर वो मनुस्क्रिप्ट्स में लिखवाएँगे तो वो गायब होने के चांस है, उसका खोने का, फटने का चांस है। पर किसी आपने किसी मेटल के सरफेस पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे आपने गड़वा के उसको लिखवा दिया, उस स्तंभ को वहीं पे गड़वा दिया, तो क्या होगा? बहुत टाइम तक वो लिखा रहेगा। इनसे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस वहाँ जाके कुछ छानबीन करेंगे, सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो उनको वो चीज़ें मिलेंगी और इतिहास उनके बारे में जानेगा। इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें इंस्क्रिप्शन में लिखा करते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, आपने यही पढ़ लिया कि किस प्रकार से गुर्जर प्रतिहारा का यहाँ पर भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो इंस्क्रिप्शन है, अलग-अलग जगहों पर वो है। सबके इंस्क्रिप्शन बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ करते थे, यानी कि हर एक प्रकार का राजा ये काम करता ही करता था। अच्छा, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे सुलेमान जो कि एक 9th सेंचुरी का अरब मर्चेंट थे, वो ट्रैवलर भी थे। उन्होंने यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा के रूलर पे एक बात कही थी कि इनसे बढ़िया कोई रूलर नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, कोई भी इंडिया का ऐसा प्रिंस नहीं देखा जिसकी इतनी बड़ी कैवलरी रही हो, जिसने इतने बड़ी घुड़सवार को मेंटेन कर रखा हो। उन्होंने कहा कि हाँ, ये अरब से काफ़ी अनफ्रेंडली रहते हैं और उनसे बड़ा शायद कोई दुश्मन भी ना हो मोहम्मदन फेथ का यानी कि मुस्लिम्स का। बट कहते हैं उनके पास उनका पैसा है, हॉर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कैमल्स बहुत सारा है और उनकी कंट्री काफ़ी सेफ है। अच्छा, किसकी? गुर्जर प्रतिहारास की, इंडिया बेसिकली। कहते हैं द अरब्स आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अब क्या लाइन है देखो यहाँ पढ़ेंगे। कहते हैं द अरब्स कंटिन्यूड टू फ्रस्ट्रेटेड इन देयर एडवांसेस बाय द स्टबर्न रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन रूलर्स। कि भैया जो अरब्स थे हालाँकि वो काफ़ी गुस्सा में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे बिकॉज़ जब भी वो लोग अंदर आने की कोशिश करते थे, यहाँ पे अगर वो सिंध वाले एरिया से आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिया के रूलर्स हैं जो कि उनको रोक देते हैं, उनको हरा देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इवन आप लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था कश्मीर के किंग थे जो कि ललिता आदित्य मुक्तापिड़ा, उनके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कहते हैं उन्होंने भी एक अरब के चीफ को हराया था 3 बार और ये राज तरंगिणी में लिखी हुई है जो राजाओं की नदियाँ बेसिकली वाली बात थी जिसमें हर राजा के बारे में लिखा हुआ है कश्मीर के, उसमें भी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। कहते हैं जो ज्योग्राफर थे हमारे जो ज्योग्राफी वाले थे, अल इस्तखरी, ठीक है? उन्होंने भी बोला है कि 3 सेंचुरीज़ के इतने एफर्ट्स के बाद 300 सालों तक ये लोग एफर्ट्स करते रहे, कभी कहीं अटैक करते रहे। उसके बाद भी इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब का डोमिनेशन जो है छोटी-छोटी सी 2 स्टेट्स में आकर रह गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंध में और पंजाब में। इस एरिया को हमने प्रॉपर ही सिंध बोला। तो कहते हैं कि इतना ट्राई करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी 300 सालों सोचो 3 सेंचुरी लिखा है यहाँ पर यानी कि 300 सालों में भी ये मात्र 2 स्टेट्स तक, छोटे-छोटे स्टेट्स तक ही बस ये लोग रह गए थे। इवन देयर वो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आइकॉनोक्लाज़्म के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो लोग हिंदूज़ को यूज़ कर रहे हैं, बुद्धिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनके इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्पसेज़ के लिए, तभी वो लोग इतना भी टिक पाए थे, वरना वो लोग इतना भी नहीं टिक पा रहे थे। कहते हैं ओवरऑल यहाँ पर जो अरब का कॉन्क्वेस्ट सिंध का वो काफ़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट उसका बहुत कम रहा है, यानी कि वो लोग इतने बढ़िया तरीके से नहीं रहे कंपेयर टू देयर कॉन्क्वेस्ट इन अदर रीजन्स वेयर इस्लाम ऑफन रिप्लेस लोकल इंस्टीट्यूशंस। कि जिस तरीके से जैसे बाकी अगर आप देखोगे ना कि बाकी जगहों पे जाकर इस्लाम ने जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ का रिलीजन है, उन सबको एंड कर दिया और अपना यहाँ पे चालू कर लिया। बट इंडिया में उन लोगों का इतना बढ़िया कॉन्क्वेस्ट नहीं रह पाया था, मास कन्वर्जन वो लोग नहीं कर पाए थे, जैसे बाकी जगहों पे उन लोगों ने
कर लिया था। मास कन्वर्जन का मतलब है बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने उनका रिलीजन का कन्वर्जन कराया है। हिंदू से, जैन से, बुद्धिज़्म से कन्वर्ट करा के उन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा है। तो ये जो ये चीज़ कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में, बाकी कंट्रीज़ में तो कर पाए थे, इंडिया में आज सच वो लोग नहीं कर पाए। और अब उसने बाद में अपनी पॉलिसी भी चेंज कर ली थी। हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट वर अलाउड टू रीबिल्ड टेम्पल्स, केवल अब वो लोग अपने टेम्पल बनवा सकते हैं, अपनी पूजा-पाठ चालू कर सकते हैं एंड जो पुजारी है उनके पास अपने कुछ शेयर रेवेन्यू का रहेगा। ऐसा हालाँकि ये बात भी नोट करना बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम के आने से पहले इंडिया और अरेबिया के अच्छे खासे टाइज़ हुआ करते थे। चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, चाहे वो मतलब ट्रेड चाहे वो शिप्स के थ्रू हो रहा हो, है ना? किसी भी तरीके से हो रहा हो। इवन कहते हैं कि जब यहाँ पर शिप्स के थ्रू ट्रेड होता था और वो जब ओशन में हुआ करके जब वो शिप है वो ऐसे आगे-पीछे कई बार होता था, तो यहाँ पर उस समय कहते थे अरेबिक वर्ड में मौसम उसे हम जो मौसम चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते थे मौसम। कहते हैं शायद से जो मानसून वर्ड है हमारे इंग्लिश का वो उन्हीं से आया है। शिप यहाँ पर ना ही सिर्फ़ और सिर्फ़ मसाले और कपड़े अपने साथ लेके जाते थे बल्कि लैंग्वेज भी, स्टोरीज़ भी, आइडियाज़ भी सब कुछ जो है लेके जाते थे। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अगर लोग बाग ट्रैवल करेंगे तो सिर्फ़ उनका सामान ट्रैवल नहीं करेगा, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनके रिफ्लेक्शंस, उनकी स्टोरीज़, उनकी लैंग्वेज सब कुछ ही ट्रैवल करेगा, उनके कल्चर्स, रिलीजन वगैरह हर एक चीज़। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस इस्लाम के आने से पहले इंडिया और अरब्स के अच्छे खासे ट्रेड हुआ करते थे, रिलेशनशिप थे, लेकिन रिलीजन को स्प्लिट करने के चक्कर में सब कुछ नाश हो गया। कहते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं बोला हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कल्चरल इंटरैक्शंस है वो साइंस में हुआ करता था 9th सेंचुरी में संस्कृत, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन ये वाली बात यहाँ पर कुछ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे अच्छा टेकिंग स्टॉक लास्ट पॉइंट रह गया हमारा। कहते हैं जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था इस चैप्टर में हमने एक ब्रीफ सर्वे देखा था अलग-अलग बहुत सारे फिगर्स का। हमने डेवलपमेंट देखी कि आखिर इस पीरियड में यानी कि 6 से लेकर के 10 सेंचुरीज़ के बीच में यानी कि बेसिकली देखो अगर 500 से लेकर के हमारा 10 सेंचुरी का मतलब क्या हुआ 900 टू 1000 तो ये 1000 इयर्स तो इन 500 सालों में क्या-क्या हुआ हमने सब पढ़ा था इस टर्बुलेंट पीरियड में कितने डायनास्टीज़ आकर चली गई, रोज़ हुई, फैल हुई, एक-दूसरे के साथ लड़ी एंड कई बार एक-दूसरे के साथ गठबंधन भी फ़ॉर्म किया तीसरी को हराने के लिए। ये सब यहाँ पर कुछ जो पावरफुल किंगडम थे वो बड़े होकर एम्पायर बन गए एंड बहुत बड़ा पार्ट कवर कर पाए इंडिया का अदरवाइज़ वो सिर्फ किंगडम ही बनकर रह गए अपने-अपने रीजन पे राज करके। यहाँ पे देखो जो बड़ी-बड़ी डायनास्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो तो पुष्यभूति, कर्कोतास थी, पालास, बर्मन्स, ईस्टर्न चालुक्यास, पल्लवास, चोलास, पांड्यास, चेरास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, गुर्जर, प्रतिहारास इन सब के बारे में जो है हमने वो पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं कि जो 12 डायनेस्टी और हैं, उनके बारे में मतलब हमने इस चैप्टर में कुछ कई के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो खुद ही यहाँ पर भंजा है, चपास है, गुइलालाज़ है ना? कलाचुरी है, कदम्बाज़ है, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर और कहते हैं इनमें से 3-4 ऐसे हैं लास्ट के जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले भी हैं। कहते हैं सेम टाइम पे एक ऐसा पीरियड था ये जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, रीजनल कंसोलिडेशन यानी कि बहुत सारे अलग-अलग रीजन के लोग एक साथ मिलकर आ रहे थे। अगर आप इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स अलग भी यहाँ पर देखोगे तो इसमें हमको पता चलता है कितना डायनामिक रूप से, कितने बड़े स्केल पे इंटीग्रेशन हो रहा था, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स का, किस तरह से अलग-अलग जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ यहाँ पे निकल कर आ रहे थे, काफ़ी डायनामिक रूप लेकर आ रहे थे। फ्लरिशिंग द ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस किस तरीके से यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो सब यहाँ पर निकल कर उभर कर आ रही हैं टेम्पल का आर्किटेक्चर स्कल्पचर ये सब बहुत बढ़िया हो रहा है नए नए स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ पर आ रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पे आ रही है भक्ति मूवमेंट यहाँ पर आ गया था कल्चरल्स और स्पिरिचुअल लैंडस्केप यहाँ पर अच्छा खासा फॉर्म हो रहा है एंड लास्टली इंडिया ने किस तरीके से रेजिलियंस दिखाया यानी कि स्टॉप करा था फॉरेन इन्वेजन्स को और जिससे पॉलिटिकल रिन्यूअल हमारा हुआ, हमारे देश का, हमारी कंट्री का। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करूँ आपके बिफोर वी मूव ऑन की तो कहते हैं द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर लेड टू द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स। आप लोगों को पता है जब गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ था उसी के बाद यहाँ पे अलग-अलग किंगडम्स यहाँ पे निकल कर आए थे। हालाँकि ऐसी कोई बहुत बड़ी पावर नहीं रही जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत बढ़िया से सुप्रीमेसी उसने स्थापित करके रखी हो, बिकॉज़ यहाँ पे जो राइवल स्टेट हुआ करती थी उनके पास भी ऑलमोस्ट सेम सी मिलिट्री स्ट्रेंथ हुआ करती है, अगर किसी एक ने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करा, तो दूसरा भी उसी के ऊपर आके चढ़ जाएगा कि भैया तू नहीं कर सकता है।
दूसरी बात फॉरेन के इन्वेडर्स यहाँ पर हुआ करते जो कि इंडिया आते थे एंड यहाँ पे आके बिल्कुल घुल-मिल जाते थे हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से। हालाँकि जब यहाँ पे इस्लाम आया था, तो यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन जो है चेंज हुई है। जब यहाँ पे अरब की आर्मीज़ आई, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। कहते हैं उस टाइम पे क्या था कि काफ़ी हमारा सब कॉन्टिनेंट था, उसको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करने को पड़ी थी, हालाँकि वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाए थे वो लोग भी। कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन इंक्लिनेशन कि डिपेंड नहीं करता रूलर्स खुद किसको मानते हैं, खुद किसको बहुत ज़्यादा ही अंदर से फॉलो करते हैं। लेकिन तब भी जो रूलर्स हुआ करते थे, वो हर एक रिलीजन को हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सबको आराम से जो है प्रमोट करा करते थे। सबको आराम से जो है बेसिकली मैं कहूँगी पैट्रोनाइज़ करा करते थे, मानते थे। आराम से फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस टाइम पे भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति मूवमेंट भी आ गया था, जो कि धीरे-धीरे करके पूरे इंडिया में फैल गया था। कहते हैं इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अचीवमेंट हमको देखने को मिलती है लैंग्वेज में, लिटरेचर में, साइंस में, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जाति की सब जाति सिस्टम यहाँ पर वर्ण जाति सिस्टम वो सब यहाँ पर आ गया था। ट्रेड जो है इस टाइम पे काफ़ी कनेक्टेड था, लोकल इकोनॉमीज़ यहाँ पे दूर-दूर की मार्केट्स के साथ यहाँ पे ट्रेड करती थी। इंडिया में भी, अब्रॉड वगैरह में भी, जिससे यहाँ पे कल्चर का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, आइडियाज़ का यहाँ पे, ट्रेड के नेटवर्क्स का, रिलीजन का, कल्चर का यहाँ पे सबका एक्सचेंज बहुत बढ़िया ही हो रहा था। क्लियर हो गया बच्चा लोग? एंड दैट वाज़ द होल ऑफ योर चैप्टर। आज की वीडियो में हमने आपके इस चैप्टर को कंप्लीटली डिटेल में समझ लिया है, कंप्लीट कर दिया है हमने इसको। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि इस चैनल की ग्रोथ बहुत जल्दी से अच्छे से हो सके, बिकॉज़ अभी ग्रोथ काफ़ी स्लो चल रही है। बिकॉज़ आप लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप लोगों को आपकी 7th की जो न्यू बुक आई है, इसकी हम लोग फटाफट से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसके वन शॉट जो हमने लास्ट टाइम भी कंप्लीट किया था, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहाँ पे मैं सब कुछ कवर अप कराऊँगी। ठीक है जी? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।